obviously, as I said, India. They gave their best and marks are a very huge round of applause देती है, चाहे वह किसी भी And once again, third भैया हैं आज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। सर, आज स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन रखा गया था। कहाँ से बच्चे आए थे और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रखे गए थे? ये सर स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज हम लोग हर साल डिबेट का कंपटीशन कराते हैं, क्योंकि हमने जैसे बताया कि पढ़ाई के साथ साथ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। खाली बुकिश नॉलेज हम लोग नहीं जाते, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनालिटी का चाहिए हम अपने बच्चों के लिए। खैराबाद की बैकग्राउंड है, यहाँ हमारे यहाँ बहुत रिच बच्चे या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे गार्जियंस ऐसा भी नहीं है, लेकिन इन बच्चों को हमें जागृत करना है। तो हम ये ऐसे प्रोग्राम हुआ करते हैं। हमने यहाँ के लोकल स्कूल्स को भी बुलाया था। हम बहुत थैंकफुल हैं जीवन ज्योति से, वहाँ से उनके बच्चे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमारे बच्चे तो सही थे। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं और की हमने कि हमारे यहाँ के लोकल आए और अगले साल से हम सीतापुर से भी बच्चों को भी बुलाएंगे, तो उससे इसका प्रोग्राम और अच्छा होगा। ये है सर, इस कंपटीशन को लेकर क्या लोगों तक संदेश जाएगा? क्या संदेश ये जाएगा कि बच्चों को बच्चा न समझा जाए, बड़े टैलेंटेड हैं बच्चे। बाप ने भी देखा होगा, आप यहाँ थे, कि कितने टैलेंटेड हैं वो, और उनको चाहिए उनकी हार्नेसिंग, उनको प्रॉपर उनका डेवलपमेंट करना। इसके लिए हम अपने टीचर्स को धन्यवाद देते हैं। उनकी मेहनत ये रही जो इन बच्चों को बुलवा दिया। खैराबाद के बच्चों से अंग्रेज़ी एक्सेंट में भाषण दिलवाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बच्चों ने किया और हम पूरी क्रेडिट हमारे टीचरों के ऊपर है इसको। सर, कंपटीशन में दो पहलू रहते हैं, एक रनर रहता है, एक विनर रहता है। उन बच्चों जो हुए हैं तो कंपटीशन, देखिए, अब ये विनर और लूज़र का बात नहीं होती है। कंपटीशन के माने होते हैं कि वही चीज़ कि या तो हम जीते या हम सीखे। लूज़र का कोई मतलब ही नहीं होता है। गणित का सवाल नहीं है कंपटीशन, ये तो एक एस्थेटिक है। इसमें कोई चीज़ अच्छी है, जज को कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, किसी जज को कोई चीज़ कम अच्छी लगी, इसलिए हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि जो फर्स्ट आया वही विनर हो गया या जो इसको कुछ नहीं मिला वो विनर नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा कि जब कोई जंग है उसमें या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। हारने का कोई मतलब ही नहीं होता है। कोई हारता है, जो हारता है वो भी सीखता है और उस सीख से वो आगे जीतता है। और भी बच्चों के लिए क्या कहेंगे? हम बच्चों से ही कहेंगे कि बच्चे आप लोग पढ़ाई करें और पढ़ाई के साथ में इस प्रकार की जो इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, इसमें भी वो हाथ लें। पहले ये कहलाती थी, इनको शिक्षा में स्थान नहीं था, उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाई। अब इनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है, यानी शिक्षा का ये अंग है। 30 नंबर का जो हम लोगों को मॉरल एजुकेशन का होता है, बोर्ड ने किया है, वो उसका ये अंग है। उसमें इन लोगों को हम लोग नंबर देते हैं और उसमें इसका बड़ा योगदान रहता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का ये हिस्सा है। ये मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे जानें कि इस प्रकार की क्रियाएं जो हैं ये वो भी शिक्षा का एक अंग है। खाली किताब में पढ़ के जो इम्तहान देते हैं कॉपी में लिख के, वही शिक्षा नहीं है, ये भी शिक्षा है। यही मेरा मैसेज है सब बच्चों के लिए। सर, आज के डिबेट कंपटीशन को लेकर क्या लोग बच्चों को संदेश देना चाहेंगे? कैसा कंपटीशन रहा है? आज का स्टडी पॉइंट में जो डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ वो एक बहुत ही उच्च स्तरीय कंपटीशन था और बच्चों ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए विभिन्न विषयों पर, वे अद्वितीय थे और वास्तव में उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचायक थे। बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी थी। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स को इसके लिए विशेष धन्यवाद, यहाँ के जो मेंटर्स हैं उन्हें विशेष धन्यवाद देते हैं। और चूँकि उन्होंने इतना हम लोगों के लिए इज़्ज़त अफजाई की, यहाँ बुलाया और हमें जजेस बनाया, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और प्रतिभा एक सफल आयोजन रही। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कंपटीशन में दो पार्ट होते हैं, एक रनर होता है, एक विनर होता है। सारे बच्चे क्या आप बच्चों को देंगे जो रनर हो या विनर हो? हाँ, इस प्रतिभा में जिन बच्चों ने प्रतिभा किया वे सब बधाई के पात्र हैं। Everyone please maintain the silence and I request you. प्रतियोगिता में और जब भी कभी कोई प्रतिभागी आता है तो एक उसमें विजयी होता है और एक को रनर घोषित किया जाता है, लेकिन वो बात सेकेंडरी है। बच्चों ने प्रतिभा किया, ये बहुत ही सुंदर और उचित बात है। प्रतिभा करना अपनी जगह पर, अपनी जगह, एक जीतेगा एक हारेगा, इसलिए रनर्स को
ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, नेक्स्ट टाइम वो विनर हो सकते हैं। इसलिए उनको मैं विशेष रूप से, ये मेरी हिदायत है, मेरी सोच है और मेरा ये सुझाव है कि वो इस बात से डिस्करेज ना हो और दुगने उत्साह से इस अगली प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए संकल्पित हों। धन्यवाद। कंपटीशन को लेकर बच्चों को क्या कहेंगे, क्या रहा है, कैसा? बहुत ही अच्छा, बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छा यहाँ पर योगदान दिया गया। बच्चों ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई है वो बहुत अच्छी है। हार और जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं कि कोई एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति को दिखाया और यहाँ पर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के हिसाब से उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है भैया। कि कंपटीशन को लेकर बच्चों को क्या संदेश देंगे और बच्चों को क्या क्या सीखने को मिला है आज से कंपटीशन को लेकर? देखिए, जो ये कंपटीशन आज का रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिता जो रही है, इससे आज जो मैंने देखा बच्चों में बहुत ही प्रतिभावान बच्चे हैं। इससे ये पता चलता है विद्यालय में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। उनको शिक्षा के साथ साथ कैसे क्या उनको आगे रहना है, कैसे आगे करना है, ये सब शुरू से ही सिखाया जा रहा है। उनको बोलने का तरीका, उनको कैसे एक दूसरे को किस प्रकार से हमें अपने को दर्शाना है, ये सब सिखाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता से ये देखिए, आप देख रहे हैं कि बच्चों ने आपको, चाहे वो आज का आधुनिकता हो, चाहे पुरातन पद्धति हो, ठीक है, उस पर दोनों पे बच्चों ने बहुत अच्छा बोला। देखिए क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, बच्चों ने उस पर सब खुल करके रखा है। हाँ, इससे हम लोगों को और आने जो ये पीढ़ी है, इसको बहुत सीख मिली है आज कि किस प्रकार से हमको किस किस चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, आधुनिकता में हमें कैसे रहना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। और बच्चों का जो आज का ये कंपटीशन हुआ है, हमें तो लग रहा है ये आने वाले देश के हमारे आगे कर्णधार हैं, भविष्य हैं देश के। और इन बच्चों को देख के लगता है कि देश का भविष्य बहुत अच्छा है। और हम विद्यालय को और पूरे विद्यालय परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम यही अपेक्षा करते हैं हमेशा कि इसी प्रकार कार्यक्रम चलते रहेंगे और एक से एक प्रतिभाएं निकलती रहेंगी। आज के कंपटीशन को लेकर आपको क्या विषय आपका रहा है, कौन सा विषय रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। It was very nice experience to do a debate competition, to participate in a debate competition. My topic was Digital India is effective to reduce corruption. I was saying that Digital India is effective to reduce corruption. For that, I have put some points and which the audience think that it was correct. So it was very wonderful experience for me, and from that I have learned a lot of things. Thank you. क्या नाम है आपका? Fiza Azim, कहाँ से? Khairabad. आपका जो विषय इस कंपटीशन में रहा है, हमारे दर्शकों को दो शब्द उसके लिए बताइए, क्या रहा है? First of all, thank you, sir, for this. And I want to say that I was very delighted for this evening. And my topic was I was against the topic that Digital India is effective in reducing corruption. And I think that my thoughts and my words were efficient to prove that Digital India is not effective in reducing corruption in today's era, like cyber crimes and all of the things happening in this digital era. And I don't think this was my topic of this evening, this debate. My name is Ashtama Mishra of 11 Steady Point Inter College. बेटा, आज इस कंपटीशन में क्या तुम्हारा विषय था और क्या चीज़ें थी? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया पे हमारे दर्शकों को बताइए क्या है, सोशल मीडिया क्या है? Social media is a platform where people can show their talent and get name, fame and money also. And for entertainment it is a great tool. For education it is also, and for job it is also a great tool. अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं, क्या चीज़ है? For WhatsApp we can be chat for our relatives, and for Instagram we can see our reels and scroll our reels also. बेटा क्या नाम है? Myself Anshika Mishra. किस स्कूल से आते हैं?
Study Point Inter College. सोशल मीडिया से हमारा आई थिंक दैट सोशल मीडिया बिकम्स पीपल लेजी एंड स्लो एंड बिफोर द सोशल मीडिया आई थिंक इट हैज़ डन वेरी बैड एंड फॉर पीपल ऑल्सो पीपल आर सीइंग इन द सोशल मीडिया एंड create a very bad defect on people if they are seeing any wrong reel or anything they can see on the and you can make a fraud also in the social media and I think they get anyone can hack their IDs also and create a disturbance in the society. So every day people are being bullied. This Dikshit. Study Point Inter College. जो स्टडी पॉइंट कॉलेज है यहाँ मैं बहुत सालों से आता हूँ। ये जो आमिर सर हैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है आमंत्रित करते हैं। बाकी ये जो आज कंपटीशन बच्चों का था, इन कंपटीशन में जिस तरीके से मैंने बच्चों में उत्साह देखा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही तेजस्वी रूप का था। आज का जो कंपटीशन था ये बच्चों का अंदर का जो ज्ञान, शिक्षा और बोलने की जो स्पीच थी, तो इस स्टडी पॉइंट कॉलेज की एक अलग पहचान बता रहा था। और इसका श्रेय जो है यहाँ के जो भी अध्यापक हैं पूरा तो मैं उन्हें देता हूँ। जो इस स्टडी पॉइंट कॉलेज में इस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी का ये फल है जो आज बच्चे इस तरीके से कंपटीशन में जो उनके बोलने का, स्पीच उत्तर देने का और इस तरीके से आगे बच्चे ज़िले से लेकर और यूपी और भारत में भी यहाँ से बच्चे आगे अपनी शिक्षा में नंबर 1 पाए जाएंगे। और सबसे बस मैं यही कामना करता हूँ जो बच्चों को इस विद्यालय से शिक्षा मिल रही है, पूरे विद्यालय परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई व धन्यवाद। ये एहसास होता है कि व्यक्तित्व अत्यंत सरल है क्योंकि इनके मुखमंडल पर क्रीड़ा करती हुई ये हंसी। Manager sir and ma'am, principal sir and ma'am, teachers, judges and my dear friends. Today, I Fazazeen, a student of class 11, stand in the support of the motion that Digital India is effective to reduce corruption. Digital India is a big initiative aimed at improving how the government works and interacts with citizens. In an era where technology plays a very important role in our life, Digital India initiative has transformed the way our government operates, making it more transparent, accountable and citizen-friendly. Digital India has indeed been effective to reduce corruption in the country. With technology, government has minimized the human interference, enhanced transparency and improved efficiency in the country. This has led to the several benefits. Digital India has facilitated the implementation of DBT, Direct Benefit Transfer, which has led to the estimated saving of rates 2.7 lakh crore. Improved efficiency. Digitization initiatives including e-billing, e-assessment and faceless assessment have reduced human interference, thereby mitigating the scope for corruption. Initiatives like One Nation, One Ration Card Plan and the Digital India Land Record Modification Program have technology to enhance service delivery, reduce corruption and empower the citizen. In the content of Digital India,
The Prime Minister of a country, Mr. Narendra Damodar Das Modi, has said that I dream of digital India where knowledge is strength and empowers the people. Digital India has enhanced transparency in the government processes. Citizens can easily access information about the expenditures, services, and statutes through online platforms. This accessibility reduces the scope for corruption and opportunities for officials to hide wrongdoing when the public can easily take actions, reducing cash transaction. Digital payments encourages financial inclusion and significantly reduces cash transactions, which are often linked to corruption. By promoting the use of digital payments, government has minimized the cash transaction and made corrupt activities more challenging. E-hospitals is also a key initiative under Digital India, aimed at reducing corruption and improving services. In the content of the Real India, Jayant Sinha said that technology is the source for the transformation of Real India. I'm repeating again, technology is the source for the transformation of Real India. It means that if we all are dreaming about the Real India, accountability, there are valid concerns about its effectiveness in reducing corruption. As we've seen the data analysis of many years, we can conclude that no country could be corruption free if the people of that particular country not willing it to be. If we focus, then there are many reasons for corruption in India, such as lack of digital literacy. One of the opposition's argument was that Digital India's focus on technology may exacerbate the digital divide. So, by leaving behind the marginalized communities that lack. Now, I want to ask one question from my opponent, that what about cybercrime? Sir, we're not unfamiliar with the conditions of cybercrimes in India. Cybercrimes have been one of the most worst cases in India from last few years. Increased digitalization of services may create new vulnerabilities to cyber attacks and data breaches, potentially compromising the citizens on sensitive information. This could erode trust in government's ability to protect their citizens' personal data. Now, I will talk about limited scope, such as systematic inefficiencies and lack of accountability. This limited scope may prevent the initiative by achieving meaningful reduction in corruption. So, as we talk about insufficient regulation, one of the opposition's contend that Digital India lacks. I am Nishna Mishra, student of class 12 from Jeevan Jyoti High Secondary School, stands here to speak in the motion of the topic that Digital India is effective in reducing corruption. We often feel really proud when we hear that our India is leading towards modernization, and we proudly say that we belong to the nation, we belong to the new digital nation. Somehow, corruption acts like a menace that hinders the progress of our nation. But with the rise of digitalization, we have found a powerful weapon to fight against this issue. Digitalization, with its emphasis of accountability, transparency and digital infrastructure, has made it harder for corruption to thrive. There are many benefits of digitalization. The first benefit, transparency and accountability. To begin with, how can we even deny the fact that India has enhanced transparency? India has enhanced transparency. Previously, the government officials were opaque and people had no clue that how the transaction was made and where the government was lacking. But with digital platforms like Public Financial Management System and the Office, it has provided a clear and accessible data to the citizens, which for learning this enthusiasm.
Digital India is just not a program, but a vision for a modern India. Good evening, everyone. I, Bhumi Rathore, student of class 11 from Jeevan Jyoti Higher Secondary Convent School, is standing here in front of you all to speak against the motion Digital India is not an effective way in reducing corruption. Digital India acts as a game changer in reducing corruption in the country by promoting digital access, digital inclusive and digital empowerment. While Digital India has been instrumental in transforming the country's digital landscape, its effectiveness in reducing corruption is debatable. On one hand, Digital India has introduced various initiatives that promote transparency, accountability, such as online portals for government services, digital payment system and e-governance platform. These initiatives help to reduce corruption by minimizing human interaction and increase the speed of transaction. On the other hand, corruption is deeply ingrained issue in India and Digital India can't eradicate it. Corruption is often driven by complex factors such as lack of transparency, inadequate laws and weak institutions. While Digital India can help address some of these issues, is not a silver bullet. Moreover, digital divide in India is significant, with many citizens lacking access to digital technologies, making it difficult for them to benefit from Digital India initiatives. I have some points which shows that Digital India is not effective way in reducing corruption. Lack of accountability in e-governance. The shift to students. So ladies and gentlemen, today I want to discuss a transformative force in education has the potential to revolutionize learning for Indian students. First, I want to tell you something about AI. That AI discovery was started in 1950, but fully it was discovered in 1956 by John McCarthy. Artificial intelligence is the field that involves creating machines and computers that can perform tasks that typically require human intelligence. Basically, it is the branch of computer science. No one can stop the progress of AI. It will inevitably be a central force in our future. Dear audience, artificial intelligence was discovered in 1956, but in the field of education, it came in 1970. So yes, according to me, artificial intelligence is highly effective for Indian students because it is offering personalized learning experiences. It is increasing our accessibility and also improve our outcomes. It adapts. And I pose a question here. Can AI-powered education truly cater to the diverse needs of Indian students? Or is it just a misguided attempt to revolutionize the classroom? Let's try to answer this question. Firstly, and most importantly, AI-powered education cannot provide the emotional support, empathy, and human connection that a teacher provides, which is the utmost essential for the development of a child. AI-powered education cannot provide the same level of feedback as human recognition than their male counterparts. Ladies and gentlemen, today we all have gathered here to discuss an important topic regarding the world of sports. Despite the incredible achievements of female athletes, they frequently face great barriers that hinder their recognition, progress, and opportunities. My dear friends, I want to tell you all that this disparity is not only unjust, but detrimental of the spirit of sports as a whole. According to me, to understand the current landscape, we must acknowledge the historical context. For centuries, women are excluded. From Jeevan Jyoti Higher Secondary Convent School is here to represent my views on the in the favor of the topic AI is effective for Indian students. My name Ruchi reflects the innate curiosity and interest in learning new things and growing every single day. In my opinion, success is not about achieving the goals, but about the journey and lessons we learn along the journey of the success. As a student, the world increasingly shaped by technology,
as a student, the world technology increasingly shaped by technology, I strongly believe that AI has the power to revolutionize Indian education. Let me explain why. First and very foremost, it personalizes learning. Yes, we can say that we all are living in modern world, so we cannot deny the importance of AI. But there are many points by which we can oppose this motion, as artificial intelligence continues to integrate into various sectors. Its application in education is both celebrated and examined. While artificial intelligence holds significant potential to transform learning experiences, but it also presents several disadvantages that need careful consideration that must be ensure a balanced and effective learning environment. An AI that could design novel biological pathogens, and AI that could design novel biological pathogens, and AI that would hack into computer system. As we can see that one of the primary disadvantages of AI in education is the issue of data privacy. AI system requires a large amount of personal data, including a student's academic records, behavior data, and even biometric information. This extensive data collection raises the concern that how the information will be stored, used, and protected. Another major concern is the growing dependence on technology that AI about the Kharsi and English, but they don't have any idea about Hindi. So when the teachers explain them concepts, so they lag behind. They are not aware about the Hindi. So for them, AI could be the blessing. And here we are able to realize the true unity in diversity. Next, it empowers teacher. Generally, we hear that the AI is replacing teacher, but it's wrong. It's absolutely wrong. AI is not here to replace teacher, but to empower them. By automating routine tasks like grading, taking attendance, teachers can empower their more time in teaching and mentoring. As Albert Einstein has correctly remarked, the supreme art of the teacher is to awaken the joy in the creative expression and the knowledge. And with AI, we can ensure that the students could be the better in their own versions. Next, it is a skill for future. AI is not just a tool, but a skill for future. By integrating our students into the technological driven world, we are preparing our Indian students to be the leader in the global. From class 6, and I am here to speak against the motion. Women athletes receive less importance and recognition than their male counterparts. From the days of ancient Greece to modern times, women have been fiercely competing in athletics. However, the evolution of women in sports has not been without challenges. Inequalities in funding and pay, gender stereotypes, discrimination, and sexism are just a few examples that female athletes have faced throughout history. Here, I want to take your kind attention that despite these obstacles, female athletes continue to break barriers and inspire generations with their strength and determination. I want to tell you that the early history of women in sports is often associated with the Victorian era and the notion of proper decorum for ladies. Women were largely excluded from participating in organized sports until the late 19th century. While there are records of women playing field hockey and cricket in England as early as the 18th century, it wasn't until आदरणीय प्रबंधक महोदय, माननीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण, आज इस मंच को नमन करते हुए मैं देवेश शुक्ला कक्षा 11 से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज मैं क्या अधिक महत्वपूर्ण है, कड़ी मेहनत या प्रतिभा? मैं कड़ी मेहनत को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए कड़ी मेहनत के पक्ष में। मान्यवर श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भ्रमते संगोऽस्त्वा कर्मा। जैसा समझना पड़ता, मानव कभी भी धरती से चांद की दूरी ना तय कर पाता। जरा सोचिए, क्या खाली प्रतिभा से ही मानव ने इतने परिवर्तन किए? यदि ऐसा होता तो आज हमारा देश इतना विकसित ना हुआ होता। श्रीमान, मैं बताना चाहूंगा कि बिना मेहनत के प्रतिभा एक त्रासदी है। हमारे अंदर चाहे कितनी भी उच्च कोटि की प्रतिभा क्यों ना हो,
परंतु जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक उस प्रतिभा का कोई अर्थ नहीं। डॉक्टर कलाम जी ने भी कहा था कि देश का सबसे अच्छा दिमाग किसी कक्षा की आखिरी बेंच पर भी हो सकता है। श्रीमान to convince and prove you all the benefits of social media. Social media is conversation. Social media is customer service. Social media is advertising. And social media is connection. Firstly, I would like to tell you all what is social media. Social media is a platform that makes us able to meet and communicate with the people around the world. I want to ask you all, who makes our life as easier as a piece of cake? Who makes us aware what is happening in the world? Who makes us laugh when we feel alone? It's none other than social media. Social media has become a part of our life. There are many social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, etc. where you communicate with others and get the information. We can get numerous advantages by using social media. Most important feature is being a great device for education. Earlier, schools, colleges, gurukuls were the sources of education. But now we are living in this modern era. We can get education, knowledge not only from schools and colleges, but also People, did we socialize? Did we updated about our well-being and way about our near and dear ones before the internet era? My dear friend, I think we were more concerned and connected before the social media invaded in our life. And we were well connected with our people to whom we needed to through letters and telegrams. That medium of connectivity was, I think, far better than the so-called social media because we were well informed about our loved ones. Privacy was maintained, and I think that is indeed very, very important. Why should we tell people what is going on in our life? Why should we allow unknown people to peek into our personal matter? Why should we take advice of a stranger who have nothing to do with our success or failure, happiness or grief? बिना प्रतिभा के उज्ज्वल स्थान हासिल कर सकते हैं। समस्त छात्र छात्राओं व सहचर बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं कनक रस्तोगी कक्षा 9 की छात्रा आज इस मंच पर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पक्ष में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज मैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पक्ष में बोलने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली से कई ज्यादा बेहतर थी क्योंकि इसमें बच्चों को ऐसे संस्कार और ऐसा ज्ञान दिया जाता था जो आधुनिक शिक्षा में देखने को नहीं मिलता। महोदय, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति के लिए माता पिता अपने बच्चों को ऋषि मुनि द्वारा स्थापित गुरुकुल में भेजते थे। गुरु का अपने छात्र पर पूरा अधिकार था। अब वह छात्र गुरु की संतान की तरह ही वहाँ रहता था। लेकिन आज के समय की बात की जाए तो आज के समय में गुरु और छात्र के बीच अटूट बंधन समाप्त होता जा रहा है। श्रीमान, प्राचीन काल में गुरु छात्र के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते थे, बिना किसी लोभ लालच के अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान का निचोड़ अपने छात्रों के ऊपर निछावर करते थे। माता पिता के गुरु को पूर्ण विश्वास करके उनके अध्यापन में दखल नहीं देते थे। नहीं तो आज के आधुनिक समय में माता पिता शिक्षकों पर विश्वास न करके कानून के नियमों का हवाला। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण, मैं खुशी त्रिपाठी कक्षा 9 की छात्रा आज इस मंच को नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के विपक्ष में आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर अपना वक्तव्य देना चाहूंगी। श्रीमान, अभी मेरे सहपाठी बंधु ने प्राचीन शिक्षा शैली की बात करी, किंतु आज की भागती दौड़ती जिंदगी के सामने उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता जो मात्र विगत कल्पना बनकर हमें प्राचीनता का एहसास कराती है। आज हम 21वीं सदी में रहकर कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में मानव ग्रहों व उपग्रहों तक पहुंच चुका है। तब हम बात करते हैं उस प्राचीन शिक्षा शैली की। आज हम बात करते हैं उस समय की जब मनुष्य फुर्सत में बैठकर मंत्रों का जाप किया करता था। आज की आवश्यकता केवल धनुर्विद्या और तीर कमान चलाने की नहीं बल्कि टेक्निकल शिक्षा की है। श्रीमान, मैं बताना चाहूंगी कि आज हिरोशिमा नागासाकी और हाल ही में चल रहे रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को देखते हुए शायद यह कहना आवश्यक है कि पहले आधुनिक विषयों को आधुनिक तरीकों से समझा जाए। आज यह बहुत आवश्यक है कि हम जिस देश से बात कर रहे हैं उसकी भाषा में बात करें, जिस विषय पर बात कर रहे हैं। धन्यवाद देवेश मंडल के सभी सदस्य एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं अनन्या कक्षा 11वीं की छात्रा आज यहाँ हिंदी तर्क वितर्क में भाग लेती हूँ। मैं
विषय क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, कड़ी मेहनत या प्रतिभा, के विपक्ष में बोलने आई हूँ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या प्रतिभा और मेहनत में क्या अंतर है। प्रतिभा वह प्राकृतिक क्षमता है जो जन्म से ही किसी व्यक्ति के अंदर होती है या किसी के अंदर छिपी हुई एक विशेष योग्यता है जिसे कोई हासिल नहीं कर सकता। वही मेहनत एक प्रक्रिया है जिसे निरंतर प्रयास और समय लगता है। प्रतिभा खुद बोलती है और मेहनत को सीखना पड़ता है। प्रतिभा का एक विशेष गुण यह है कि वह स्वाभाविक रूप से आती है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कम समय में और कम प्रयास में काम कर सकता है, लेकिन एक मेहनती व्यक्ति को ज्यादा समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सचिन तेंदुलकर बचपन से ही क्रिकेट में उनकी असाधारण प्रतिभा ने उन्हें एक महान क्रिकेटर बनाया। यदि उन्होंने सिर्फ संघर्ष किया होता और मेहनत की होती तो आज उनकी गति यह नहीं होती। एक खिलाड़ी कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन अगर उसके पास क्रिकेट खेलने की क्षमता नहीं है तो वह सचिन तेंदुलकर ना होता तो देश का कल्याण ना होता, यदि कल्याण ना होता तो देश में शांति ना रह जाती, बिना शांति के देश में मानवता भी ना रह जाती, और बिना मानवता के तो शायद देश ही ना रह जाता। शायद यही क्षमता चमत्कार है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि संघर्ष कठिन है किंतु सफलता बहुत मधुर है। संघर्ष कठिन है किंतु सफलता बहुत मधुर है। पाता वही लक्ष्य को जो लड़ने को आते पीयूष जगत में होता वही सफल है लोगों, पीयूष जगत में होता वही सफल है लोगों। अपने विचारों को साझा करने हेतु यहाँ प्रस्तुत यह प्रस्ताव यह कहता है कि पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। हमें इसके प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा की प्रणाली हमारे समय की आवश्यकताओं को किस तरीके से बेहतर तरीके से पूरा कर रही है। गुरुकुल प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह बहुत ही सीमित और विशेष रूप से एक विशिष्ट वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। इस प्रणाली में केवल कुछ विशेष वर्गों के लोगों को ही शिक्षा दी जा सकती थी, जैसे जो लोग उच्च वर्ग से थे या ऊंचे घराने से थे, राजा के बेटे, जैसा कि हम कह सकते हैं जो राजा के बच्चे थे। अब हम आ जाएं तो जब आधुनिक शिक्षा प्रणाली अब हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति से हो। आजकल सरकारी विद्यालय, ऑनलाइन शिक्षा और विश्वविद्यालय के माध्यम से लाखों बच्चों को और युवाओं को शिक्षा प्राप्त कराई जा रही है। यह शिक्षा प्रणाली हर बच्चे के लिए समान अवसर लेकर आती है। गुरुकुल प्रणाली का पाठ्यक्रम काफी मेरा मानना है कि माता पिता के जीवन में व्यवहार एक कुम्हार की भांति होता है और बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी को आकार देकर तरह तरह के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार माता पिता अपने अनुशासन और अधिकारपूर्ण व्यवहार के द्वारा बुरी संगति और गलत राह पर जाने से रोकते हैं। टेलीविजन और फिल्म देखकर माता पिता बनने से बच्चे भविष्य में केवल टिकटॉकर और पबजी लड़ाके ही बनेंगे। वह तो एक वास्तविक चोट लगने पर कांच की तरह चकनाचूर हो सकता है। यदि माता पिता अपने बच्चों के साथ अत्यधिक मित्रवत व्यवहार रखते हैं तो बच्चों में अनुशासन की कमी हो सकती है। वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं और नियमों को गंभीरता से नहीं लेंगे। उदाहरण के लिए, यदि माता पिता अपने बच्चों के गृह कार्य को नजरअंदाज करते हुए उनके साथ केवल मौज मस्ती में समय बिताते हैं तो वे पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। मान्यवर नायक मंडल, शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थित अतिथियों और समाज के रत्न मित्रों को मेरा अभिवादन। माननीय प्रधानाचार्य जी, माननीय निर्णायक मंडल, समस्त शिक्षकगण और सभी श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आद्यशक्ति दुबे, कक्षा 7 की छात्रा, अपने तर्कों के माध्यम से माता पिता का बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, इसे प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी भावों की शब्दावली से माता पिता को परिभाषित करना चाहूंगी। पिता शब्द है जीवन दर्शन, माँ जीवन का सार। पिता शांत है सागर सा, माँ है गंगा की धार। पिता अंधेरों में दीपक सा, माँ भटकों में राहों सी। पिता अंधेरों में दीपक सा, माँ भटकों में राहों सी। माँ तो पिता, इन दो शब्दों में मिल जाता संसार। महोदय, माता पिता और बच्चों के
मेरा नाम मानन प्रताप सिंह है और मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज यहाँ जीवन ज्योति हायर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं आज यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने आया हूँ, जो कि है क्या गुरुकुल शिक्षा आधुनिक शिक्षा से बेहतर क्यों है। तो सबसे पहले हमें गुरुकुल शिक्षा को समझना होगा। देखिए, प्राचीन भारत में शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं था। प्राचीन भारत में गुरुकुलों में विद्यार्थियों को सारे पहलू की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें संस्कार सिखाए जाते थे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता था, उन्हें गलत नाम और महंगे दाम, घर पर बैठे एक स्क्रोल में यहाँ की सुबह वहाँ की शाम, स्क्रोल स्क्रोल की चकाचौंध में साहित्य ज्ञान का किसको ध्यान, स्क्रोल स्क्रोल की चकाचौंध में साहित्य ज्ञान का किसको ध्यान, आदि बनाकर विकर्षित करना, इतना ही ब्लॉगिंग का नाम। सम्मानित मंच को मेरा नमन, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज मैं तपस्या सिंह कक्षा 6 की छात्रा अपने तर्क व विश्लेषण के माध्यम से सोशल मीडिया ब्लॉगिंग साहित्य को युवाओं तक पहुंचाने का बेहतर माध्यम है, इसके विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मान्यवर, आज हम बात करना चाहते हैं साहित्य की कि सोशल आदा निहाल को धन्यवाद। ज्ञान का महासागर जहाँ हर चीज से ज्ञान की लहरें उठती हैं, ज्ञान का महासागर जहाँ हर चीज से ज्ञान की लहरें के माध्यम से सोशल मीडिया ब्लॉगिंग के माध्यम से साहित्य को युवाओं तक पहुँचाने का बेहतर माध्यम है, इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हूँ। मान्यवर, यह सच है कि सोशल मीडिया के उद्भव से युवाओं में किताबों के पढ़ने का चलन अवश्य कम हुआ है, किंतु वे निश्चित रूप से साहित्य से दूर नहीं हुए हैं, क्योंकि कागज पर छपी किताबों का स्थान ई बुक ब्लॉगिंग आदि ने ले लिया है। ऐसे कई माध्यम हैं जो युवाओं को साहित्य से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मान्यवर, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग युवा वर्ग को न केवल अपने देश के वरन देश विदेश के साहित्य का भी ज्ञान कराता है। संभवतः हम आज की पीढ़ी को युवा वर्ग को कम आंकते हैं, उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, किंतु मेरे विचार में इस पीढ़ी में अनुभव की कमी तो हो सकती है, किंतु ज्ञान में नहीं। आज का युवा वर्ग सोशल मीडिया ब्लॉगिंग द्वारा देश विदेश के महान साहित्यकारों की कृतियां, उनके द्वारा लिखे गए नाटक, कविताएं आदि पढ़ने अपने विचारों का प्रारंभ कड़ी मेहनत का पूर्णतः विरोध करते हुए कहती हूँ कि प्रतिभा ही सर्वोपरि है। सागर है प्रतिभा अवसरों का, श्रम है तो है, प्रतिभा है अवसर नई किरणों का। प्रतिभा एक ऐसा विशेष गुण है जो व्यक्ति को ईश्वर से उपहार के स्वरूप में मिलता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपनी तो दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि कड़ी मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या प्रतिभा। इस संसार में कई लोग ऐसे हुए हैं जिनके पास प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वो अपनी कड़ी मेहनत के दम पे उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं हासिल किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस इंसान को इस दुनिया का हर एक बच्चा जानता है। वह किसी गरीब से परिवार में पैदा हुआ था और वो अपनी कड़ी मेहनत के दम I don't agree with my partner's perspective. Today in every field where women have played a significant and crucial role, how can you say that female athletes are given less importance and opportunities compared to the male athletes? Now, our women athletes are getting more opportunities in sports than ever before, and the Indian sports organizations are implementing equal pay policies to motivate women's sports person. Not just these, various new brands are also investing heavily in women's sports, recognizing their market value and influence. Dear partners, and there is a tie. At the second position, the two participants have got the same marks. So therefore there are 2 seconds. One is Fiza and the other one is Abdul Qadir. Congratulations. Then the third comes. She is
Balochi from Jeevan Jyoti Higher Secondary School. And there is a tie once again at the third position. One last word which I like to say to all my participants. It is first, second, third, it is useless. It doesn't mind. If you have got first, you become first. If you don't get any marks. So it is just participating, and I'm very happy that all the participants, they gave their best, and marks are just a showpiece. So don't go for them, and just enjoy the evening. Enjoy, go and tell your school who are my friends here from Jeevan Jyoti. I thank them. To my teachers also who have come here, and to my teachers also. Thank you very much. Thank you for giving your precious time. It is said that education is a complete development of your personality. We confuse education with the bookish knowledge only, but events like this, they make you develop your personality. They develop so many traits in your body, in your personality, which manifests itself when you are in the future, and they stand you in very good state in your future life. Oratory, what is the verbal duel and oratory in democracy, these are the things which take one too far away. हमारे पिता तुल्य अवस्थी सर, समस्त निर्णायक मंडल जिसमें केवी सर हैं, जिनको पहले हम इधर संचालन में रहते थे और सर सामने रहते थे, और साथ में ही हमारे भाई निलय भैया हैं। आज यहाँ पर हम आए थे वाद विवाद संगोष्ठी के लिए। तो सबसे पहले तो तर्क ये है कि वाद विवाद का मतलब क्या होता है। वाद विवाद का मतलब कुछ नहीं है। बात यह है कि कोई भी तर्क है, उनके दो पक्ष हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष है और दूसरा विपक्ष है, लेकिन अगर हम जोड़ेंगे तो वो एक हो जाता है। आज यहाँ पर बहुत सारे नियम थे, लेकिन जब बहुत छोटे थे हम, तो हमारे यहाँ एक अध्यापक थे, उन्होंने मुझसे बोला कि कभी भी महिमा वाद विवाद संगोष्ठी में जाना तो ध्यान रखना कि आप जीत कैसे सकते हैं और हार कैसे सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपकी प्रभाव जो है, प्रभावशीलता जो है, वो लोगों के सामने आए, लोगों को पता लगे। और आज 9 से 12 जो हमारा सीनियर ग्रुप था, उसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो पाया है खुशी त्रिपाठी, स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज। इसका विषय था, मैं थोड़ा जरूर बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा समय होगा, मैं जरूर कहूंगी कि विषय था कड़ी मेहनत और प्रतिभा। बचपन में बोला जाता था कि नहीं कड़ी You are a very huge round of applause. And the third prize goes to Tanya Tripathi from Study Point Inter College. Give her a very huge round of applause. Now, Jewel, from class 6 to 8, the first prize goes to Tapasya Singh from Study Point Inter College. Give her a very huge round of applause. The second prize goes to Adya Shakti Dubey from Study Point Inter College. Give her a very huge round of applause. And the third prize goes to Aida Nihal from Study Point Inter College. Give her a very huge round of applause. Again, and the third prize goes to Gyan Tamanna Gupta from the Study Point Inter College. Give them a very huge round of applause. प्रणाली के
पक्ष में बोला और बहुत अच्छा बोला। आप सबसे अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। लगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, कभी इस प्रतियोगिता की श्रृंखलाओं में यहाँ पर हमारे सारे प्रतिभागी हैं। एक बच्चा था, उसने बहुत अच्छा बोला गुरुकुल प्रणाली पर। कंटेंट नहीं था, मुझे तो लगा कंटेंट नहीं, वो एक्सटेम्पोर बोल रहा था। एक प्रतियोगी को उसी श्रृंखला अंशुमान सिंह, आयदा निहाल and तपस्या सिंह, go and receive your participating certificate. The first prize goes to Ashtika Mishra, Study Point, Inter College. And the second goes to Fiza from Study Point, Inter College. And the second goes to again Abdul Qadir from Study Point, Inter College. Give them a huge round of applause. And the third prize goes to Ruchi from Jeevan Jyoti Higher Secondary School. Give them a very huge round of applause. And the third is tie again. And the third prize goes to again Zakaria from Study Point Inter College. Now it's time for class 6 to 8. The first prize goes to Ramsha Miraj from Study Point Inter College. Give them a very huge round of applause. The second prize goes to Aradhya Malhotra. The first prize goes to Ramsha Miraj from Study Point Inter College. The second prize goes to Aradhya Malhotra from Study Point Inter College. Give them a very huge round of applause. Again, the second prize goes to Anshika Mishra from Study Point Inter College. Give them a very big round of applause. Along with their talented students for moral support. And a big thanks to Study Point family for organizing. Give the token of love to our beloved judges. Give them a very huge round of applause. The first prize goes to Khushi Tripathi from Study Point Inter College. Give them a very huge round of applause.
Thank you so much. And the second prize goes to Hariom Yadav. Give her a very huge round of applause. From Jeevan Jyoti Convent School. Congratulations once again. Give them a very huge round of applause. Their participating certificates: Fiza Azim, Ashtima Mishra, Nishtha Mishra, Bhumi Rathod,